नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एवरेज का अंतिम पार्ट लेकर के आया हूं और आज पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें जितने भी टाइप हैं सभी टाइप वाइज हम लोग प्रश्न एक एक प्रश्न अच्छे से स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व कर चुके हैं। आज टाइप 10 और टाइप 11 समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो पहला ही प्रश्न है कि क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बचे हुए 40 ओवरों में रन रेट कितना चाहिए। तो बेहद आसान प्रश्न है। देखिए 10 ओवर है, 10 ओवर में प्रति ओवर इतना का रन रेट लेके चल रहा है। इसका मतलब समझते हैं कि उसने कुल 32 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए हैं मेरे भाई 10 ओवर में? 32 रन। इतना तो क्लियर है आपको। अब कह रहा है अब शेष 40 ओवर बचे हैं, ठीक है ना, ये शेष बचे हैं। अब देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझिए। और हमको लक्ष्य कितना प्राप्त करना है? 282। मतलब यह है कि 32 अभी तक हम बना चुके हैं, 282 पर पहुंचना है। मतलब अभी कितना पहुंचना है? तो 282 में से आप कितना घटा देंगे? 32। तो 250 अभी हमको बनाना है। कितने ओवर में बनाना है भाई? 40 ओवर में। तो प्रति ओवर कितना रन चाहिए? तो बस 40 से आपको भाग दे देना है। बात समझ में आ रही का? तो 4 6 का 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कोई दिक्कत किसी को? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से रिलेटेड है तो आप आराम से लगा लेंगे सवाल, कोई दिक्कत। हमने क्या कहा कि 10 ओवरों में 3.2 के एवरेज से बना है प्रति ओवर। तो 10 ओवर में 32 रन बनाया, उसको टोटल 50 ओवरों में बनाना है 282 रन। तो 40 ओवर शेष बचा है तो 282 रन, मतलब अभी भी 250 बनाना है। 250 बनाना है तो हर एक ओवर में कितना रन बनाना पड़ेगा? तो कहेंगे कि 6.25 के एवरेज से। नेक्स्ट प्रश्न है, ओडीआई मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में इतना रन प्रति ओवर बनाया, ठीक है। शेष 20 ओवरों में प्रति ओवर कितने रन की आवश्यकता है जिस पर टीम को 320 का लक्ष्य प्राप्त हो जाए? होमवर्क नंबर 1 हो जाएगा ना। 30 ओवर में 5.6 प्रति रन से कितना रन बनाया, फिर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है 320 का। 20 ओवर में कितना प्रति बनाएगा कर लीजिएगा। नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, आसान है इसलिए छोड़ दिया। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन का सुधार हुआ है, ठीक है। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर क्या है? अब ध्यान से देखिएगा, ये बुक का 96 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आदित्य रंजन सर, अब मुझे नहीं लगता कि ये मिस प्रिंट है, इसको उन्होंने क्या किया है, गलत लगाया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इस सवाल का आंसर उनमें 36 आया है, जो कि सरासर क्या है, रॉन्ग है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैं बता देता हूँ आपको उन्होंने क्या गलती किया है और आपको क्या गलती नहीं करना है, ठीक है। देखिए 12वीं पारी में कितना बनाया मेरे भाई? ये 12वीं पारी में बनाता है 84 रन, क्लियर है। 84 रन बनाता है, जिससे उसका प्रति पारी औसत स्कोर 4 की वृद्धि होती है। देखिए सवाल में ही दिया है। इसका मतलब क्या है कि यह उन लोगों से कितना अधिक रन बना दिया है? तो 12 चौके 48। नहीं समझ में आया? मैंने कहा कि इससे पहले ये लोग 11 पारी बना दिए हैं। ये देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा सवाल आप कर चुके हैं। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि उन्होंने गलती कहाँ कर दिया है, ताकि आपको ये ना लगे कि आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। मैं बेसिक से भी बताऊँगा तो आपको एकदम कन्फर्म हो जाएगा कि नहीं, आदित्य रंजन सर ने ही गलत लगाया है। अब कैसे गलत हुआ है मुझे नहीं पता, मैं यहाँ स्मार्ट नहीं बन रहा हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए मतलब क्या किया कि इन्होंने जो 84 रन बनाया तो सबका प्रति पारी स्कोर 4 बढ़ गया, मतलब 4 इसमें भी बढ़ा, 4 इसमें भी बढ़ा, ऐसे करते करते 4 सब में बढ़ा। बात समझ में आए कि नहीं? तो कुल कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर इस हिसाब से तो 44 बढ़ गया। क्लियर है ना मेरे भाई?
तो जब 44 बढ़ गया इसका मतलब क्या है कि ये भी तो 4 बढ़ाए होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से 48 बढ़ गया। तो मैंने कहा कि ये 44 तो इन सब में बांट दिया, इतना अधिक स्कोर बना दिया। तो 44 अगर घटाएंगे तो अभी ये कितना बनाए हैं, अभी भी इनके पास 40 बचा कि नहीं बचा। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए क्या कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज की प्रति पारी औसत स्कोर क्या है। 12वीं पारी के बाद साफ साफ कहा है, ठीक है ना। तो 12वीं पारी के बाद इसका जो स्कोर है वो 40 है, यही होगा आंसर। अब देखिए मैं इसको लगाता हूँ। देखिए मैंने कैसे कहा कि 4 4 4 सब में बांट दिया मेरे भाई। तो 44 जैसे ही मैंने घटाया अभी भी 40 आया कि नहीं। ये 40 सबका है। कैसे 40 सबका है मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और उनका आंसर 36 आया है, ठीक है ना। मैं एक्स वाई भी मान करके कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए अगर हम मान लेते हैं, पहले बेसिक से लगाता हूँ। अब आप बताइए 12वीं पारी में मेरे भाई बनाया है कितना, तो आप कहेंगे 84 रन बनाया है। तो हम 12वीं पारी को मारते हैं गोली, हम 11 पारी तक ध्यान देते हैं, ठीक है ना। 4 का सुधार हुआ उसको भी छोड़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 11वीं पारी में उसने 11 पारियों में एक्स की औसत से रन बनाया। इतना क्लियर है। अगर हम योगफल देखें तो योगफल कितना हो जाएगा उसके रनों का मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर इस तरीके से 11 एक्स रन बनाया, ठीक है ना। ये आपका औसत है, ये एवरेज है, ठीक है ना। ये रहेगा, ये एवरेज है, ठीक है। और हमने कहा कि योगफल कितना हो गया, इतना। तो अब 12वीं पारी में कितना रन बनाता है, ध्यान से देखिएगा। ये 11x प्लस 12वीं पारी में 84 रन बनाता है। जैसे ही 84 रन बनाता है उसके एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाती है, तो आपको साफ साफ दिया है कि उसके एवरेज में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो एवरेज कितना था, x था, प्लस हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है ना। एवरेज में वृद्धि हुई तो ये 12, तो योग निकाला हूँ ना, तो योग के लिए 12 से गुणा करूंगा कि नहीं। देखिए ध्यान सुनिएगा, 12वीं पारी में जैसे ही 84 बनाता है तो उसके एवरेज में 4 की वृद्धि हो गई, ठीक है मेरे भाई। तो 12 का अगर योग करें हम, 12 पारी का अगर हम योग करें तो आप यही ना निकालेंगे 12 गुणते x प्लस 4। ये एवरेज में संख्या के गुणा कर दिए थे, कर दिए कि नहीं, क्लियर है। 12 का योग इधर हो गया, 11वीं पारी का योग प्लस 12वीं पारी का 84, 12 पारी का योग हो गया। और यहाँ पर 12 गुणे x प्लस 4 लिखे तो भी योग हो गया। अब जब इसको मेरे भाई हल करेंगे आप तो क्या पाएंगे, अब आप ही बताइए। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर 11x प्लस 84 हो जाएगा बराबर 12x प्लस 48 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें। अब देखिए इस x को इसके पास हम भेज सकते हैं, इस 48 को इसके पास भेज सकते हैं। तो 84 माइनस 48 बराबर 12x माइनस 11x। तो एक x बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 48 अगर मैं घटा दिया तो 36 आ गया, ठीक है ना मेरे भाई। मतलब यह हुआ कि 11 पारी में उनका एवरेज 36 था। मतलब 12वीं पारी के खेलने से पहले ये पहले का औसत आ गया एक्स। देखिए माना हूँ कि नहीं एक्स, यहाँ पर मैं अलग पेन से दिखा रहा हूँ, यहाँ माना हूँ ना एक्स। 11 पारी का औसत एक्स है, मतलब 11 पारी का एवरेज 36 है। अब बताइए मेरे भाई कि जब 4 की वृद्धि हो जाती है, 12वीं पारी में 84 बनाता है तो 4 की वृद्धि हो जाती है। और पूछ रहा है 12वीं पारी के बाद, तो 12वीं पारी के बाद 36 अब प्लस 4 40 से न होगा, होगा कि नहीं आंसर। तो देखिए मैंने बेसिक से भी लगाया तो 40 हो गया, वो लिख कर बताया तो भी 40 हो गया। और तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको पता ही है। हमने कहा कि 12वीं पारी में जैसे ही 84 बनाया 4 की वृद्धि हो गई, तो 4 की वृद्धि हो गई मतलब 12 में 4 की वृद्धि हुई, तो 12 चौके कितना हो गया, 12 गुणे 4 लिखता हूँ 48 हो गया, ठीक है मेरे भाई। 48 की क्या हो गई, 48 की वृद्धि हुई। 48 की वृद्धि को मतलब रनों में 48 की वृद्धि हुई। मैं यहाँ पर और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि दिखना चाहिए। ये 4 हो गया, हमने 12 चौके 48 लिख दिया, ठीक है। अब आप बताइए कि 84 में जैसे ही मैं 48 घटाऊंगा तो कितना बचेगा। 84 में मैंने 48 घटा दिया तो 36 आया।
क्लियर है ना। तो ये 36 कब का आया, पूर्व का आया ना मेरे भाई, पूर्व का आया। अब बढ़ा हुआ जो है +4 कर देंगे तो 40 हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, मेरी बात समझ में आया। अगर यहाँ पर भी नहीं समझ में तो आप सोचिए कि ये 4 बढ़ा है, सब में बढ़ा है, तो 11 इससे पहले थे, तो 11 चौके 44, बस डायरेक्ट घटा दीजिए, 84 में 44, सीधे आंसर आ जाएगा 40। मैंने तीनों तरीके से आपको बता दिया और प्रूफ भी कर दिया कि जो किताब का हल है वो बिल्कुल गलत है और इसका सही आंसर है मेरे भाई 40। अब मत भूलिएगा, आप गलती मत करिएगा इसी, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और ऐसी गलती आप नहीं करेंगे किताब को देख करके। क्लियर है, मैंने एक्स वाई भी मान करके आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं ही पढ़ाया था तो एक बार मुझसे मिस्टेक हो गया था इसी में, तो वो बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आप सही सीखिए क्योंकि एग्जाम आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिए 7 लिख दिया हूँ जबकि है 107, नहीं ये 97 है, ये 107 नहीं, ये क्या है मेरे भैया, तो 97 मैं इसको बना देता हूँ 97, याद रखिएगा। तो प्रश्न क्या है कि एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 1020 लोग आते हैं, कब, रविवार को, ठीक है ना, और अन्य दिनों में 480 लोग आते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में पुस्तकालय में आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या है। देखिए महीना कितना का है, तो आप कहेंगे सर 30 दिन वाला महीना है, ठीक है। महीने की पहली तारीख क्या रही है मेरे भाई, शनिवार, क्या रही है, शनिवार। देखिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं मुँह जबानी करिएगा उंगली पर। तो 2 तारीख को क्या आएगा, रविवार आएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हमें रविवार क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रविवार को औसतन ज़्यादा लोग आ रहे हैं, 1020 लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए पूरे 30 दिन में कितने रविवार होगा, तो पक्का 5 रविवार होगा। कैसे पता हो गया मुझे, अब देखिए 2 को रविवार हुआ, 7 को 7 2 9 को रविवार हो जाएगा, 9 7 16 को रविवार होगा, 16 7 23 को रविवार होगा, और 23 7 30 को रविवार होगा कि नहीं, 5 दिन रविवार। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। देखिए ऐसे ही निकालना पड़ता है आपको, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या पता हो गया है, एक चीज़ पता होगा कि 5 रविवार है, ठीक है ना, 5 क्या है, रविवार। तो 5 रविवार में हर रविवार को 1020 लोग आते हैं, तो कुल कितने लोग आ रहे हैं, तो 5000 हो गए, 5100। कैसे, 20 5 100 ये अलग है, 1 5 5000, 5100 लोग। और बाकी के जो मेरे भाई 25 दिन बच रहे हैं, उस दिन 480 लोग आ रहे हैं, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो 1 0 लिख देते हैं पहले, 25 8 200, 25 चौके 100, 100 में 120 हो गए, गुणा करने आ गया ना, 25 8 200 को 0 हाथ में आया 20, और 25 चौके 100 120, कुल कितने लोग हो गए मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 17100। अब कुल संख्या कितनी है दिनों की, 30, तो 30 से अगर आप भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 3 7 के 7 वाला आंसर 570, ठीक है ना, 3 5 15, 3 7 21, 570। तो बताइए सवाल आसान था कि कठिन था, बिल्कुल आसान है, बस आपको दिनों की संख्या निकाल लेनी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हूबहू वैसा ही सवाल है, इसलिए होमवर्क नंबर 2 आपको दे दिया, ये 98 का प्रश्न है। क्लियर है मेरे भाई, क्या दिया है, रविवार को पुस्तकालय में औसतन 510 लोग और अन्य दिनों में 240 लोग, आगंतुक मतलब आने वाले ना, रविवार से शुरू होने वाले। अब यहाँ पर रविवार 1 तारीख को रविवार है, ठीक है ना, तो कैसे रविवार आएगा उस तरीके से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सोमवार से गुरुवार तक औसतन तापमान 48 डिग्री है। देखिए भैया, तो सोमवार मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, ये 4 दिन हो गया ना, औसत कितना है 48 डिग्री, मतलब 4 से गुणा करेंगे तो योगफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 5 चौके 20, 192 आ गया, ठीक है। आप गुणा करना सीख जाइए, मैंने 50 से सीधा गुणा कर दिया, 50 चौके 200, 48 मतलब 2 कम है तो 2 चौके 8 कम कर दिया। अब देखिए कह रहा है मंगलवार से शुक्रवार मतलब ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इस दिन एवरेज है 52 डिग्री सेल्सियस, मतलब फिर 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 2 चौके 8, 208 हो गया डिग्री। क्लियर है, कह रहा है सोमवार को तापमान 42 डिग्री था, तो शुक्रवार को तापमान क्या था। अब देखिए मेरे भैया, यहाँ पर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये 3 के तीनों कॉमन है कि नहीं कॉमन है,
बात समझ में आ रही है ना। इन तीन के तीनों में कॉमन है। अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों को ध्यान से सुनिएगा, मतलब इस 208 में हैं ये तीन तो शामिल है ना जो इसमें शामिल हैं, ठीक है। बस हमको क्या दिमाग लगा देना है कि ये मंडे का 42 डिग्री दिया है, तो इसमें मैं मंडे वाला माइनस कर दे रहा हूँ, किसमें, इसमें। बात समझ में, नए पेंसिल से लिखता हूँ ताकि दिख जाए। मैं मंडे को इसमें माइनस कर दे रहा हूँ ताकि केवल ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का आए, ताकि मैं इसमें ये घटा सकूँ, ठीक है ना। अब देखिए 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 4 गया तो 5, 150 बचा। यही घटा दूंगा तो मुझे फ्राइडे का आ जाएगा, ठीक है ना। 8 बचा, अब ये 5 बचा, 58 डिग्री सेल्सियस। किसी को कोई डाउट इस सवाल में? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, अगर यहाँ पर मंडे का नहीं दिया होता ना तो मामला गड़बड़ हो जाता, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अगर यहीं पर सबका, यहाँ पर मंडे भी दे देता, हम चारों के 192 को डायरेक्ट घटा देते, ठीक है। सवाल में कोई दम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि समझा दूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि पहले 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। तो यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस है तो अंतिम दिन का तापमान बताइए। तो देखिए हूबहू वही सवाल है। क्या होमवर्क दे दूं क्या? देखिए पहले 3 दिनों का है तो मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट 3 गुणे 27 कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि योगफल लाना है, तो 81 डिग्री सेल्सियस। अब क्या अगले 3 दिन का है, तो अगले 3 दिन का कितना है, 29, तो 29 3 कितना होता है, 87 होता है, ठीक है ना। अब देखिए 6 दिन हो गया कि नहीं हो गया, तो पूरे सप्ताह का इतना दिया है। अब देखिए तो पूरे, ये दूसरा मैंने लिख लिया, पूरे सप्ताह का मतलब 7 गुणते 28.5 कर दिया। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अंतिम दिन का चाहिए, 7वें दिन का चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 6 दिन का कितना हो गया मेरे भाई, 8 8 8 16, 168 डिग्री सेल्सियस है। और 7 दिन का कितना है, तो देखिए 7 पंजे 35, 7 बाटे 56, 3 59 और 7 दूनी 14, 5 19, मतलब 199.5 का है। अब क्या करिए, इस 7 में से इन 6 का वैल्यू निकाल दीजिए। ये 3 थे, ये 3 थे, बात समझ में आए। तो 168 अगर हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 में रहेगा ही, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 31.5 डिग्री सेल्सियस। तो आसान ही प्रश्न था। क्यों? क्योंकि 7 का भी वैल्यू दे दिया और 6 का भी वैल्यू दे दिया, मतलब 3 का पहले और 3 का अगले का। तो इस तरीके से हमने 7वें दिन का भी निकाल लिया, ठीक है। हम देखिए उसको तरीके से भी हल कर सकते थे। एक 27 दिया है और एक 29 दिया है और बीच में क्या दिया है, 28.5। कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन अभी ये कम डेटा था इसलिए हमने बेसिक से ही लगा दिया। यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान इतना डिग्री और सप्ताह का औसत तापमान इतना है, तो सप्ताह के अंतिम 3 दिनों का, ये होमवर्क आपको हो गया। ये होमवर्क नंबर 3 हो गया, जिसका नाम है 101। आप भी होमवर्क में यही नाम दिया कीजिए कि 101 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मैकेनिक की सप्ताह के पहले 4 दिनों में औसत कमाई 18 रुपये थी। देखिए 4 दिनों की कमाई कितनी है, 18 रुपये, तो 72 रुपये कमाई 4 दिन की, ठीक है। आखिरी 4 दिनों में 22 रुपये कमाए। आखिरी 4 दिनों का मतलब फिर 4 गुणे 22 करेंगे तो 22 चौके 88, 4 दिनों का योग आ गया अंतिम। यदि वह चौथे दिन 20 रुपया कमाता है तो पूरे सप्ताह की औसत कमाई क्या है। अब आप बताइए मेरे भाई, यहाँ पर 4 दिन है, यहाँ पर 4 दिन, सप्ताह में 8 दिन तो होते नहीं, 7 ही दिन होता है ना, मतलब 4 को हमने 2 बार गिन लिया। बात समझ में आए कि नहीं। अगर मैं ये जोड़ दूं तो 8 2 10, 8 7 15, 1 16, क्लियर है ना। तो मैंने इस 20 को 2 बार गिन दिया। कितनी बार? 2 बार, जबकि गिनना कितनी बार है, 1 बार। देखिए ना, यहाँ पर पहले शुरुआती के 4 दिन हैं और अंतिम के 4 दिन हैं, मतलब 1 2 3 4, ठीक है ना। फिर 1 2 3 4, तो ये जो मैं गिन रहा हूँ, ये 4 को 2 बार गिन दिया ना, 20 यहाँ भी गिना गया, 20 यहाँ भी, तो मतलब 20 आपको घटा देना है। बस समझाने के लिए इतना लिखा हूँ, वरना तुरंत क्या करिए, जोड़ने के बाद आप कर दीजिए। 140 हुआ कि नहीं, एक सप्ताह का कितना हुआ, 140,
तो सप्ताह का मतलब 7 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई 20। किसी को कोई डाउट इस सवाल में? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये सब मुहजबानी है कि कैसे होगा। 18 चौके 72, 22 चौके 88, 88 और 72 160 हो गया। 160 में से 20 घटा दिए, 14, 7 दूनी 14, बस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 103 नंबर का। मैं जितना होमवर्क देता हूँ लगाते रहिए, नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, लेकिन ज़्यादातर तो आप लोग लगा ही लेते हैं, ये एक अच्छी बात है आप लोगों में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक छात्र ने 5 अनिवार्य विषयों में 60% औसत अंक प्राप्त किए। क्लियर है? उसे 2 वैकल्पिक विषयों में से प्रत्येक समान अंक मिले। देखिए 2 जो वैकल्पिक उसमें समान अंक मिले हैं, और यदि इन दोनों विषयों के अंकों को अनिवार्य विषयों के अंकों में जोड़ दिया जाए तो अंकों का औसत 4 कम हो जाता है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई, ये 5 विषय है, इनका औसत 7% है। जैसे ही 2 जोड़ते हैं मतलब कुल संख्या कितनी हो गई 7, तो उनकी औसत जो घट जाती है वो हो जाती है 4 कम हो जाती है। देखिए 4 हमने कम किया है ना, ध्यान दीजिएगा। अब 7 का औसत कितना हो गया 56 हो गया। तो कह रहा है प्रत्येक वैकल्पिक विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अब आप बताइए कि पहली बात तो 5 में कितना है, तो आप कहेंगे कि 60 है। अब बाकी टोटल में कितने हैं 56 है ना, तो दोनों का कितना है, तो योगफल निकाल सकते हैं क्या, तो 6 पंजे 30, इनका योगफल मानकर चलिए 300% है। परसेंटेज में ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए क्योंकि ऑप्शन भी परसेंटेज में दिया है। अब देखिए 7 छक्का 42 और 7 पाँचे 35, 4 39। अब अंतर ले लीजिए, तो 2 में से 0 गया। देखिए बड़े वाले को ऊपर लिखते हैं, लेकिन आप तो इतना समझदार हैं कि घटा सकते हैं 9। ठीक है ना, मतलब कितना हुआ मेरे भाई 92। अब ये 92 जो परसेंट आया है किनका आया है, 2 सब्जेक्टों का आया है जो शेष बचे हैं ना, दोनों से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 45 दूनी 90 मतलब 46%। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। भाई 5 का भी वैल्यू दिया है, 7 का भी वैल्यू दिया है, तो 2 का निकालना आसान है क्योंकि इन दोनों का योग से अंतर निकाल लेंगे तो 2 का आ जाएगा। 2 का वैल्यू जब 92% है तो एवरेज पूछा है ना, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 46। एवरेज का मतलब ये होता है 1 का वैल्यू पूछना, ठीक है ना, एवरेज का मतलब सब में बराबर वितरित करना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है एक कक्षा में 8 लड़कों की औसत आयु ए वर्ष, मतलब आर की औसत आयु कितनी है ए वर्ष, तो योगफल कितना हो जाएगा मेरे भैया, योग बताऊं तो आर ए चाहे ए आर, ठीक है ना, ये योग लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप बताइए नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उसी में, यदि उनमें से एस की औसत आयु 20 वर्ष हो, तो एस की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष, तो योग क्या हो जाएगा आप ही बताइए। हम कह सकते हैं एस बी चाहे बी एस। क्लियर है। अब तो शेष लड़कों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। अभी आपने क्या पढ़ा कि 7 लड़कों की औसत आयु मानकर चलिए 5 है, ठीक है ना, 5 लड़कों की औसत आयु 3 है, तो शेष लड़कों की बताइए। ऐसे करके प्रश्न पढ़े थे कि नहीं, तो इन दोनों का योग लिए तो 7 5 35, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का योग लिए तो 3 पंजे 15। अब दोनों को अंतर लिए मेरे भाई 5 और 2, कितना आ गया 20, तो 20 ऊपर लिख दिए। बात समझ में आया। अभी शेष लड़के कितने बचे हैं, जैसे 2 से भाग दिए, कितना हो गया 10। यही चीज़ सीखे थे कि नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। जब यही चीज़ सीखें तो यही चीज़ तो अप्लाई करना है, इसमें कुछ अलग थोड़ी है। मैं ये इसलिए बताया कि आपको कंसेप्ट क्या हो जाए, याद हो जाए, क्योंकि यहाँ ए एक्स ये सब दुनियादारी दे दिया है। तो पहली बात तो योगफल कितना है मेरे भाई आर ए, ठीक है ना, माइनस एस बी, अंतर किया था कि नहीं किया था, घटाया था ना, तो मैंने अंतर कर दिया बटे, ठीक है ना। अब लड़के कितने बचे हैं, तो आप कहेंगे आर माइनस एस, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को, तो ऑप्शन कौन सा है वो आपको देखना, आर ए माइनस एस बी बटे आर एस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से दे दिया था, इसलिए लोग कंफ्यूज हो सकते थे, और ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है। यही नंबर देता था तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का गुणा करके योगफल निकाल लेते थे, फिर ये योगफल को घटा देते थे,
है ना, फिर इन दोनों के अंतर से भाग देते, तो वही चीज़ हमने कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न है, रीना द्वारा 16 परीक्षणों में प्राप्त औसत अंक 26 है, मतलब 16 में औसत अंक 26 है, आप गुणा करके योगफल निकाल लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त किए गए औसत अंक 24 हैं, ठीक है ना, ये रीना है और देखिए श्रेया ने 24 अंक प्राप्त किए, वो भी एवरेज में, ठीक है। लेकिन उसने अब केवल 12 परीक्षण दिए हैं, अभी कितने परीक्षण दिए हैं मेरे भाई, 12 परीक्षण दिए हैं, ये 12 परीक्षण दिए हैं, क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। शेष परीक्षणों मतलब अभी भी शेष 4 परीक्षण बचा है ना, क्योंकि इसने 16 दिया है। शेष परीक्षणों में रीना के प्रदर्शन की बराबरी करने के लिए श्रेया को औसत अंक कितने प्राप्त करने होंगे। अब आप बताइए कि अभी भी ये इससे 2 कम है कि नहीं कम है, 2 कम है ना, इसको 26 पहुंचना है, 26 पहुंचने के लिए इसके पास 4 ही प्रेक्षण है, ठीक है ना। अब 4 प्रेक्षण है तो हमको कितना आगे बढ़ना है, तो अब देखिए अंक की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो इस हिसाब से तो ये 12 प्रेक्षण में 2-2 कम किए तो 24 अंक भी तो कम कर दी है, ये एवरेज है, लेकिन अब 24 अंक भी कम की है। अब इसी 4 प्रेक्षण में हमको 24 अंक ज़्यादा लाना होगा, किससे, इस 24 अंक से, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब पूछ रहा है कि एवरेज हमको कितना स्कोर करना पड़ेगा, क्लियर है। तो अब आप बताइए हमको 24 अंक ज़्यादा लाना है कि नहीं, और परीक्षा कितनी है 4, तो मतलब हर एवरेज में हर परीक्षण में कितना ज़्यादा लाना है, तो आप कहेंगे कि 6 अधिक लाना है, बात समझ में आ रहा है। अभी हम कितनी पर हैं, 24 पर है, तो अब अगला परीक्षा में हमको कितना लाना होगा, 24 + 6 = 30। किसी को कोई डाउट इस सवाल में। अब देखिए मैंने इसको गुणा करके नहीं लगाया, चाहता तो मैं लगा देता, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। हमने क्या किया कि 12 में ये 24 लाई है, ठीक है। अब क्या करना है, 1 मिनट, 12 में इसने 24 लाई, 24 अंक चाहिए हमको, ये क्या है 6 अंक क्या है हमेशा ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक क्या है मैं वो बता देता हूँ। हमको हमेशा कितना चाहिए, 6 अंक ज़्यादा चाहिए ना, किसके बराबरी करने के लिए, 26 की बराबरी करने के लिए ना, तो 26 + 6 बराबर क्या होगा 32। हमें बराबरी किसकी करनी है भाई, 26, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए इसको हम लोग बेसिक से भी लगा लेते हैं, बेसिक का मतलब गुणा से, गुणा कैसे करते हैं, 16 × 26, तो ध्यान से रखिएगा मैं यहाँ पर अलग पेंसिल से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 16 × 26, 16 × 6 = 96, 16 दूनी 32, 32 × 9 = 41, 416 योगफल हुआ ना। अब इन दोनों में 12 चौके 48, अब 12 दूनी 24, 24 4 कितना होता है 28। अब इन दोनों का क्या लेंगे भाई, अंतर, तभी ना पता चलेगा कि हमको कितना अंक चाहिए। तो हमने अंतर जैसे ही लिया इन दोनों का, तो 16 में से 8 गया तो क्या बचेगा, यहाँ लिखता हूँ 8, और यहाँ पर 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, 128 बचा। 128 में हमको 4 परीक्षण में 128 लाना है, तो 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 32, ऐसे भी आया ना। तो आपको जो बेस्ट लगे वही करिएगा। अगर कभी मेरे इस वाले में कन्फ्यूजन हो जाएगा, देखिए क्योंकि हम तो इसमें 24 में जोड़ दिए, 30 भी आंसर आया था, लेकिन ध्यान में आया कि हमको तो एवरेज इसके बराबर लाना है ना, तो हमको उसमें जोड़ना था। तो ये जो योगफल वाला है बेसिक वाला तरीका वो बेस्ट है, वो भी अच्छा है, और ये भी अच्छा है, वो आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा, ठीक है। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं एक वीडियो आराम से लाऊंगा, एक ही वीडियो लाऊंगा जिसमें जहाँ जहाँ डाउट जैसा हो तो उसमें क्या कर दूंगा कि एक फार्मूला टाइप बना दूंगा कि आपको कभी गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेस्ट तरीका ये भी है और ये भी है। तो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, कुछ ही प्रश्न बचे हैं। प्रश्न कह रहा है कि रघुवीर द्वारा प्राप्त 12 परीक्षणों का औसत अंक 25 है, 12 का औसत अंक कितना है 25, योगफल आप निकाल लेंगे गुणा करके, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए रुमेला का औसत अब तक 23 अंक है, उसने केवल 8 परीक्षण, वही सवाल है, ठीक है ना। उसने केवल कितना परीक्षण दिया है 8, और उसका कितना है 23, अभी भी 2 अंक कम है, अभी इसको कितना देना है 4 देना है, बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब उसने कितना कम कर दिया है, उस हिसाब से इस 8
यहाँ पर 2 है तो 16 अंक कम की है अभी। अभी इसको 16 अंक मैनेज करना है, ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है ना। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया था ना, देखिए ये क्या है, 12 दूनी 24, अभी अंक इसको कम था, इस 24 को मैनेज करना था। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ करना, 16 को मैनेज करना है। किससे मैनेज करना है? 4 परीक्षण के बाद। तो मतलब प्रति परीक्षण कितना मैनेज करेगी? 4 अंक। मेरी बात समझ में आई भाई? तो 4 अंक है। अब उसको कितना लाना है? 25 के बराबर। तो 25 + 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 29। तो बताइए था कि नहीं आसान? वही सवाल था, लेकिन मैंने होमवर्क में क्यों नहीं दिया? क्योंकि पिछला में अगर कन्फ्यूजन हो तो इसमें दूर हो जाए। अब आप इसको इस तरीके से लगा लिए। दूसरा तरीका भी है, गुणा करके मेरे भाई, इसका गुणा करके मेरे भाई, दोनों का अंतर लीजिएगा और जो अंतर आएगा उसको 4 से भाग दे दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहले 5 महीनों के लिए एक परिवार का औसत मासिक खर्च 2580 रुपया है। ठीक है ना। देखिएगा ये पहले 5 महीना है और इसमें हर महीना 2580 रुपया खर्च करता है। मतलब आप चाहें तो योगफल निकाल सकते हैं गुणा करके। क्लियर है ना। अब देखिए कह रहा है और अगले 7 महीने के लिए 3050, ये अगले 7 महीने के लिए 3050 रुपया खर्च हो गया। तो योगफल इसका गुणा करके निकाल सकते हैं। यदि पूरे वर्ष के दौरान, मतलब पूरे 12 महीनों के दौरान 2470 रुपया खर्च, नहीं 2470 रुपया बचाता है, ठीक है ना। यदि पूरे वर्ष के दौरान बचाता है, तो यहाँ पर मैं अभी नहीं लिखूंगा, नहीं तो डाउट हो जाएगा। तो वर्ष के दौरान परिवार का औसत मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए मासिक वेतन ज्ञात करना है। अब सोचिए मासिक पूछा है तो हमको मासिक बचत भी तो निकालना पड़ेगा मेरे भाई। बोलिए हाँ, क्योंकि ये 12 महीने में 2470 रुपया का बचत करता है। ठीक है, और पूछा है मासिक औसत वेतन पूछा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हम क्या करते हैं, वही बेसिक वाला आप कर सकते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं, 5 से गुणा कर सकते हैं। 5 से गुणा करने का कई तरीका है। 5 बटे 40, 5 पच्चे 25, 4 29, 5 दूनी 10, 2 12। क्लियर है, हमने गुणा कर दिया, 12900 आ गया। अब जब मैं इसका गुणा करूँगा अगले 7 का, तो 7 पच्चे 35 और 7 तरीके 21, 21,350 हो गया। ठीक है ना। परिवार का बचत आपको पता है कितना है, 2470 रुपये। ठीक है ना। अब आप बताइए परिवार की वार्षिक आय कितनी होगी? 12 महीने की वार्षिक आय होगी, कहेंगे कि 5 9 3 12, 2 1 3 3 1 4, इतना। अगर हम मासिक आय की बात करें तो बताइए, मासिक आय की बात करेंगे तो 12 से भाग देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा ना। अब देखिए हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा सवाल को, ठीक है ना। ये इतनी रुपए का खर्च करता है, खर्च करता है ना, ये क्या है, व्यय है। ठीक है मेरे भाई। अब हमारे पास ये क्या है, बचत है। अब बताइए टोटल अगर हम आय की बात करें तो आय बराबर आपने क्या पढ़ा है, आय बराबर व्यय प्लस बचत। मतलब 2470 रुपया अगर इसमें जोड़ देंगे तो हमारा टोटल का टोटल क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। 6 1 7 हो जाएगा। मैं क्या लिख रहा हूँ, 7 5 12, 4 2 6 1 7 और 4 2 6 3। मतलब उसका जो आय है 36,720 रुपया है। ठीक है ना। अगर यही वार्षिक पूछता तो यही आंसर होता, लेकिन पूछा है मासिक, तो मासिक आय के लिए 12 से भाग दे देंगे। क्लियर है। जब 12 से भाग देंगे तो 12 तियाँ 36। ठीक है, 12 तियाँ 36, तो 0 बार ले जाएंगे। ये नहीं कि 7 को काटेंगे तो 7 बार 6 72 कर देंगे, बहुतों से ये गलती हो जाती है। तो 3060 रुपया। क्लियर है ना। अब देखिए मैं क्या करता, ऑप्शन से ही लगा देता। अगर यहाँ पर गुणा करना तो क्या होता है, लास्ट में 0 आ रहा है तो एक ही 0 यहीं पर दिख रहा है। दूसरा में 2 में किसका गुणा करेंगे कि 2 ही आए, तो 2 1 कम 2, 2 6 का 12, या तो 1 से गुणा करेंगे या तो 6 से। तो 1 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया था, 6 यहाँ पर दिया था। तो 6 0 से गुणा करेंगे लास्ट में तो 20 आ जाएगा। यही होता, हम कर देते कैलकुलेशन। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक सवाल था तो ये आपको आता ही होगा। मुझे इसमें नहीं लग रहा है कि किसी को कोई डाउट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। तो क्या करूँ, मैं इसको आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। अगर नहीं आएगा तो बोलिएगा, अगले वीडियो में मैं पहला सवाल इसी को ले लूँगा और उसके बाद में वर्क एंड टाइम
चलेगा। ये होमवर्क नंबर आपको जो भी है चौथा होगा तो 108 होगा। आराम से सवाल को लगाइएगा, कई बार लगाइएगा, ठीक है ना। अब आपको मिलेगा अगला वर्क एंड टाइम। अगर यही चाहिए तो यही बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले ही कह दिया हूँ। और इसको अच्छे से करेंगे, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसमें टफ क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है। इजी क्वेश्चन सब लगा लेता है, टफ की ओर हमको देखना है। और मैं आपको एक बेस्ट तरीका इसमें बताऊंगा, बेस्ट, जो और यूट्यूब चैनल पर कम ही मिलेगा। जो अच्छा टीचर होंगे वही बताएंगे कि ये भी ऑप्शन से लगाए जा सकते हैं कुछ प्रश्न। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।